Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about something जो इस कंट्री को all the worst terrorist attack और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कंबाइंड से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। कुछ दिनों पहले दोस्तों के बीच एक कॉन्वर्सेशन से एक वेब सीरीज़ के बारे में पता चला। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वेब सीरीज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दे कंज्यूम, बट दिस वन साउंड्स इंटरेस्टिंग। फर्जी एक आर्टिस्ट की कहानी थी जो मजबूरियों के कारण नकली नोट छापने लगता है। मैंने इन द पास्ट टेररिज्म और नारकोटिक्स के रिलेशन पे कई बार बात की है, लेकिन फेक करेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे फेक करेंसी ने इस देश में कई बार हिंसा भड़काई, आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया और इकोनॉमी को ख़राब किया, और सबसे इंटरेस्टिंगली आज जो हाल हम पाकिस्तान का देख रहे हैं उसमें इसका कितना बड़ा हाथ है। वेब सीरीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे डीप डाइव लगाने का, और पहली ही रिपोर्ट ये सामने आई। इन जनवरी 2023 सीबीआई ने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायाराम के रेसिडेंट पर रेड की और उन पर एलिगेशन लगाए करप्शन और इरेगुलरिटीज़ के, जो रिलेटेड थे एक्सक्लूसिव कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेट से। यूजुअली कुछ कीवर्ड्स सुन के मेरे कान खड़े हो जाते हैं और ये वही कीवर्ड्स थे। ये एक्सक्लूसिव कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेट बेसिकली एक थ्रेड होता है जो हमें करेंसी नोट्स में यहाँ देखने को मिलता है, और ये हर नोट और कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव बनाया जाता है टू अवॉइड द चांसेस ऑफ जनरेटिंग फेक करेंसी। अगर इस एक्सक्लूसिव थ्रेड के अलावा कोई नकली थ्रेड किसी नोट में मिला तो उसे फेक कंसिडर किया जाता है। पर फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया क्या था? सीबीआई ने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने इलीगली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था ब्रिटिश फर्म को विदाउट टेकिंग सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री एंड इवन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एफआईआर में ये लिखा गया कि मायाराम, जो कि उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम, उन्होंने एक ब्रिटिश फर्म डेलारू इंटरनेशनल लिमिटेड को अनड्यू फेवर किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के अनआइडेंटिफाइड ऑफिशियल के साथ मिलके। आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट आई वाज लाइक डैम, इस चीज की सीरियसनेस आपको आगे वीडियो में समझ आएगी, इसलिए इसे प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। देन आई डाइव डीपर इनटू द हिस्ट्री ऑफ फेक करेंसी नोट्स इन इंडिया, और फिर पता चला कि 2010 में जब सीबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की लीड को फॉलो करते हुए आरबीआई की वॉल्ट्स तक पहुंची तो उन्हें पता चलता है एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज। इस चीज को काफी टाइम तक पब्लिक की नजरों से छुपाया गया और आज भी इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन 2010 सीबीआई को काफी फेक करेंसी नोट मिल रहे थे इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास के बैंक से। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया और बैंक्स पे रेड की तो बैंक ऑफिशियल ने उन्हें कहा कि ये नोट तो आरबीआई से रिसीव हुए हैं। ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था, पर क्वेश्चन ये था कि ये नोट आरबीआई की वॉल्ट में आए कैसे। शुरू से इंडिया में सबसे बड़ा फेक करेंसी पेडलर था पाकिस्तान, और मोर स्पेसिफिकली आईएसआई। तो क्या आईएसआई ने आरबीआई को इतना डीपली पेनिट्रेट कर लिया था कि वो आरबीआई के वॉल्ट्स तक पहुंच गए थे? और क्या ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का? इसमें डिटेल में जाने से पहले ये समझते हैं कि फेक करेंसी इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाती है। मार्केट में अगर फेक करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली पैसों का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने की वजह से सप्लाई में कमी पड़ती है, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे बढ़ेगा इन्फ्लेशन, और अल्टीमेटली कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसे कहते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे और नेसेसरी चीजें भी बहुत मुश्किल से लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इन टोटल फेक करेंसी कैन किल अ कंट्री विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। नाउ कमिंग बैक टू द सीबीआई केस, जैसा कि मैंने कहा कि ये केस को मोस्टली पब्लिक से छुपाया गया, लेकिन एक अनोनिमस लेटर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी ऑफिसर ने साइन किया था इन 2011, उसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज को ये पता चला कि कैसे सिंस 1997 इंडियन रुपए को धीरे धीरे करके मारने का प्लान था। 1997 इज अ की ईयर, क्योंकि इस साल हमने 1 लाख करोड़ के नोट्स आउटसोर्स किए थे प्रिंट करने के लिए 3 कंपनी से, और वो थी यूएस की अमेरिकन बैंक नोट कंपनी, जर्मन की डेवरिएंट कंसोर्टियम और ब्रिटेन की डेलारू। सीबीआई की 2023 की एफआईआर में फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी के भी इसी फर्म के साथ कनेक्शन थे, डेलारू। लेकिन अजीब बात है ना कि हम अपनी करेंसी तक इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि अपने आप में एक शॉकिंग और कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। और 2010 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे सीरियस कंसर्न भी जताया था, ये कहकर कि इसके कारण इंडियन इकोनॉमिक सोवरेनिटी दांव पे लग गई थी। इसी कमेटी ने यह भी रिवील किया था कि अब तक का ये पहला केस है इंडिया में करेंसी प्रिंटिंग को आउटसोर्स करने का, और उन्होंने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस मूव को अनप्रेसिडेंटेड, अनकन्वेंशनल और अनकॉल्ड फॉर मेजर कहा। मतलब इस आउटसोर्सिंग का कहीं से कहीं
तक सेंस नहीं बन रहा था, लेकिन इस चीज का सेंस 2010 में बनना स्टार्ट हो गया था और उसे लीड कर रही थी सीबीआई। इन 2010 सीबीआई ने ये कॉन्स्पिरेसी को स्पॉट कर लिया था, पर इंडिया में लगातार फेक करेंसी नोट आ रहे थे। 2011 में 28 लाख के फेक करेंसी नोट मिले। 2012 में दिल्ली पुलिस ने 24 करोड़ के फेक करेंसी नोट बरामद किए दिल्ली के डबरी एरिया में से। 2030 में ये नंबर 17.3 करोड़ पे पहुंच गया। इस पूरे रैकेट में नेपाल एक की पॉइंट था जहां से ये नोट इंडिया में अंदर आ रहे थे। नेपाल गोरखपुर और नेपाल बिहार रूट दो प्राइमरी रूट थे जहां से ये नोट लाए जा रहे थे, और पुलिस के हिसाब से झारखंड का साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट उस टाइम का एक मेन लैंडिंग स्पॉट था। बांग्लादेश भी एक पॉइंट था जहां से वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज जैसे मालदा और 24 परगना जैसे एरिया में से फेक करेंसी नोट स्मगल किए जाते थे। सिस्टम यहां तक करप्ट था कि डिप्लोमेटिक कोरियर बैगेज जिसे एयरपोर्ट कस्टम हाथ लगाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उससे भी नकली नोट आ रहे थे। जो नोट स्मगल हो रहे थे वो ओरिजिनल नोट से बहुत ज्यादा सेम थे, जिससे डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी कि नोट्स के पेपर, कलर, इंक, स्पेशल वाटरमार्क और इवन माइक्रो लेटरिंग तक बहुत अच्छी तरह से कॉपी की जा रही थी। इसका राज जब खुला तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। यूपी और बिहार में फेक करेंसी के केस में पकड़े गए लोगों के लॉयर्स ने बड़े कैजुअल वे में कोर्ट से एक सवाल पूछा कि इसका क्या प्रूफ है कि ये नोट नकली है। फिर उस करेंसी को इंडियन लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो सब शॉक हो गए ये सुन के कि ये नोट्स जो आईएसआई एजेंट से पकड़े गए हैं वो इंडीड असली हैं। फिर जब उन्हें टेस्टिंग के लिए फॉरेन लैब्स में भेजा गया तो ये पता चला कि ये नोट असली से बहुत ज्यादा मिलते हैं और इन नकली नोटों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और नकली और असली नोटों में डिफरेंस सिर्फ एक ऐसे डिफरेंस से पता लगाया गया जो नकली नोट छापने वालों ने मन करके उस नोट में डाला था। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने इस बिजनेस को लेके। पर सोचने वाली बात यह है कि जब अथॉरिटीज रेगुलरली नोट्स में चेंज करती है तो फिर कैसे आईएसआई इतने एक्यूरेटली नकली नोट बना रही थी? और इसका जवाब आपको फिर से चौंका देगा। आईएसआई का इंडियन नोट्स की डिटेल का सोर्स सिर्फ एक ही हो सकता है, डेलारू के बारे में ज्यादा डीपली रिसर्च भी नहीं करना पड़ा और एक ऐसी चीज पता चली जिसे देख के गुस्सा भी आता है और क्यूरियोसिटी भी होती है कि पर्सनल गेन के लिए आप अपने देश की इकोनॉमी को कैसे कोलैप्स करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में उनकी करेंसी प्रिंट करती है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन। जब आप देखेंगे कि इसकी फाउंडेशन किसने रखी तब समझ आना स्टार्ट होता है कि वो कैसे इंडियन नोट्स को इतना एक्यूरेटली रेप्लिकेट कर रहे थे। पीएसपीसी बनी थी थॉमस डेलारू इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर से। हम हमारी करेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी कंपोनेंट उस कंपनी से इंपोर्ट कर रहे थे जो हमारी कंट्री में सबसे बड़े फेक करेंसी नोट के स्मगलर और इंडिया के आर्च राइवल का पार्टनर था। सुनने में मजाक जैसा लगता है ना, लेकिन ये हो रहा था। अब सीबीआई की फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी के घर की रेड का सेंस बनता है। इन 2014 इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट आती है और अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी इंडिया को करेंसी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। 2014 में मैसूर में एक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई जिसका फाउंडेशन 2010 में प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने रखा था। मैसूर प्रेस की ऑपरेशनल होने के बाद इंडिया करेंसी प्रिंटिंग में तो आत्मनिर्भर हो गया था विद 4 प्रिंटिंग प्रेस, 2 अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल इन नासिक एंड देवास, 2 अंडर आरबीआई इन मैसूर एंड सलबोनी इन वेस्ट बंगाल। अब बस इंडिया को पेपर और इंक सॉर्ट करनी थी। इंडिया के पास करंटली पेपर बनाने का सिर्फ एक प्लांट था जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। इंडिया हर साल अराउंड 22,000 मेट्रिक टन करेंसी पेपर यूज करता है जिससे 20 बिलियन नोट्स प्रिंट होते हैं। हम दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नोट्स प्रिंट करते हैं आफ्टर चाइना। लेकिन हमारी 2014-15 के टाइम पे कैपेसिटी नहीं थी इतने करेंसी नोट प्रोड्यूस करने की, तो होशंगाबाद में 2 और यूनिट लगाए जाते हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी 12,000 मेट्रिक टन से बढ़ाई जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने नोट्स में यूज होने वाले इंक को भी इंडिया में प्रोड्यूस किया। इंक इसलिए क्योंकि जो कंपनी हमें इंक सप्लाई कर रही थी जिसे ओवीआई एंटेग्लियो इंक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान को भी सेम चीज सप्लाई कर रही थी। टेक्निकली सारे बड़े प्लेयर्स यूरोप के पैसा बना रहे थे इस रैकेट से। लेकिन ये तैयारी सिर्फ आत्मनिर्भरता के लिए नहीं थी, ये बहुत बड़े मूव की भी थी जो भारत की कई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। एंड ऑन 8 नवंबर 2016 दिस हैपेंड। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में
लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। No doubt it was a shock for the whole nation, but according to retired senior army officer Major General GD बख्शी, जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ उस टाइम इंडिया के पास अराउंड 16 ट्रिलियन 500 और 1000 के नोट्स थे, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान ऑलरेडी 15 ट्रिलियन फेक करेंसी इंडियन नोट्स प्रिंट कर रहा था विद अ क्लियर प्लान टू डिस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी एंड मेक देयर ओन लिविंग आउट ऑफ इट, क्योंकि और कुछ प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते ये लोग। जनरल GD बख्शी ने इसे नाम दिया था इकोनॉमिक पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2 का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने यूएस को वॉर में धकेला, क्योंकि जापानीज ने उनके बेसिस पे अटैक कर दिया था। इस इंसिडेंट को पर्ल हार्बर कहने के पीछे जनरल बख्शी का इंटेंट बहुत ही लॉजिकल है। पर्ल हार्बर का ऑब्जेक्टिव था यूएस फ्लीट को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ताकि आगे की जापानीज ऑफेंसिव इन साउथ ईस्ट एशिया में यूएस इंटरवीन न कर पाए और जापानीज अपनी मनमानी कर पाए। पाकिस्तान की फेक करेंसी स्मगलिंग को पर्ल हार्बर जैसा इसलिए कहा गया कि अगर एक बार फेक करेंसी अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता, लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाता, और क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाती और फिर टेररिस्ट अटैक इस लेवल पे बढ़ते जो इस देश को कभी रिकवर नहीं होने देते। प्राइम मिनिस्टर की सरप्राइज अनाउंसमेंट से पाकिस्तान को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। 2011 की लिवमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI हर साल 500 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी काउंटरफिट करेंसी सर्कुलेट करके इंडिया में। ये रिपोर्ट का बेसिस था एक प्रेजेंटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल ने प्रेजेंट की थी टू अ ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन नवंबर 2011। ये फेक करेंसी हर तरीके के इलीगल और एंटी नेशनल कामों में यूज हो रही थी, फ्रॉम ड्रग्स, वायलेंट protest to terrorist attacks. I'm not going deep into this because this is another spectrum of anti-national things which we can talk about in any other video. पर डिमोनेटाइजेशन का सरप्राइज के बाद पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और अब वो फेक करेंसी उस लेवल पे ना तो बना सकते थे और ना ही सर्कुलेट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया अपनी करेंसी मैन्युफैक्चरिंग को अब आउटसोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी प्रिपरेशन 2015 से चल रही थी। लेकिन जो विजिलेंस अब है फेक करेंसी को लेके वो पहले नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पहले इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंस होने का क्या फायदा जब देश की सिक्योरिटी एजेंसी से करप्ट हो और पॉलिटिशियन दुश्मन की गोदी में जाके बैठे हो। आई हैव ऑन पर्पस अवॉइडेड टेकिंग नेम्स हियर, बट थिंग्स वर वेरी वेरी बैड बैक देन। रही बात पाकिस्तान की, तो पिछले 75 सालों से ये देश सिर्फ या तो वॉर लोडिंग, फॉरेन एड या फिर इलीगल एक्टिविटी से चल रहा है। ड्रग्स, टेररिज्म और फेक करेंसी में दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि नार्को बिजनेस हैज शिफ्टेड बिग टाइम फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज टू पाकिस्तान इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। द ओनली प्रॉब्लम इज इस पैसे से इकोनॉमी नहीं चलाई जा सकती। जैसे ही इंडिया ने अपनी ग्रिप टाइट की, पाकिस्तान की सो कॉल्ड इकोनॉमी क्रम्बल कर गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टार्टेड टैंकिंग, जैसे कोई वहां पे फेक करेंसी नोट फैला रहा हो और उनके साथ वही कर रहा हो जो उन्होंने हमारे साथ करने की कोशिश की। कश्मीर में हो रही वायलेंस हो या फिर पैन इंडिया बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, इन सारे कामों में फेक करेंसी का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल हो रहा था। फेक करेंसी पे इंडिया के स्ट्रिक्टनेस ने कई हवाला नेटवर्क को एक्सपोज किया और कई खत्म कर दिए गए। लेकिन इस रैकेट में पाकिस्तानीज ही इन्वॉल्व नहीं थे, चाइनीज भी इन्वॉल्व थे। इन 2022 आगरा में 3 लोगों को 1.5 लाख रुपीस के फेक करेंसी नोट के साथ पकड़ा गया। उन्होंने इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील की। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये स्पेशल प्रिंटिंग पेपर और स्पेशल इंक एक चाइनीज कंपनी गोंगजो बॉन्ड्राय से सोर्स किए थे। लेकिन जब सिक्योरिटी एजेंसीज फेक करेंसी पे अपना शिकंजा कस रही थी तो स्मगलर्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स दूसरी टैक्टिक की तरफ मुड़ रहे थे। फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एप्स के थ्रू लोगों को फेक करेंसी ऑफर की जा रही थी और सर्कुलेट की जा रही है। ये जंग चलती रहेगी क्योंकि ये प्रॉब्लम से दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी सफर कर रही है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाइनीज हो, फ्रेंच हो या इंडियन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अवेयरनेस अबाउट द फाइट। आई होप यू लाइक द वीडियो and find it interesting. I once again want to say I have avoided names, but you can always find out the authorities responsible for one of the biggest national security breaches facilitated by the top people in our country by just a Google search about who was in the office that year. I will be waiting for your reactions in the comment and I will see you in the next one. Till then, Elitepredators out. Jai Hind.